फ्यूज आइन में तरमीम करने की कोशिश में नाकामी के बाद ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपना तरीका और तेवर दोनों तब्दील कर रही है। हुकूमत आइनी तरमीम के मामले को फिलहाल पसे पुश डालते हुए असर नौ अपनी हिकमत अमली पर गौर कर रही है और अब इसकी सारी तवज्जो कौमी असम्बली में अपने नंबर्स पूरे करने पर है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को कायल करने और हिमायत हासिल करने में नाकामी हुकूमत के लिए बड़ा धचका जो है वो साबित हुई है। और इस पर मज़ीद ये कि मुजव्वज़ा तरमीम के मुख्तलिफ मुसवदे सामने आने के बाद हुकूमत के लिए इनका दिफा करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुजव्वज़ा तरमीम पर वकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी जो है वो शदीद रद्द अमल आ रहा है और PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत इन तरमीम के ज़रिए अदलिया को अपने ताबे करने की कोशिश कर रही है, जिससे हुकूमत मुखालिफ माहौल को मज़ीद बढ़ावा दिया जा रहा है। ताहम तरमीम के ज़िम्न में मुशावरती अमल जारी है, जिसमें पीपल्स पार्टी पेश है, लेकिन सवाल ये है कि मुशावरत के बाद क्या हुकूमत इन आइनी तरमीम को जल्द ऐवान में दोबारा ला पाएगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स ने इलेक्शन कमीशन को अपने खतूत में इलेक्शन एक्ट में जो की गई हालिया तरमीम है उसके मुताबिक ये कहा है कि सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा जो है वो सामने लाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस सारी सूरत हाल पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया और गुज़िश्ता 4 रोज़ से इलेक्शन कमीशन इस मामले पर सर जोड़े बैठा हुआ है। अब फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कोई इकदाम करेगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फैसला करेगा। बहरहाल इस फैसले पर हुकूमत के नंबर्स का बहुत दारोमदार है। इसी तरह आज हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जो है वो जारी कर दिया है और इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के फौरी बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया गया है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर इस 3 रुकनी कमेटी से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस में चीफ जस्टिस को अब ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने और सीनियर जज के अलावा किसी भी और सीनियर जज को वक्तन फ़वक्तन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के कमेटी से बाहर होने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाने की टाइमिंग जो है इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत आइनी तरमीम लाने में तो नाकाम हुई है और अब ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया जा रहा है ताकि अदलिया पर अपनी मनमानियाँ मुसल्लत कर सके। आखिर इस तासुर को क्यों तक़वियत मिल रही है और क्या इस तमाम सूरत हाल में कोई सदाकत है भी या नहीं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में भरपूर जो एक जलसा करने की जो इजाज़त है वो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ मशरूत करके जो है वो इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जलसा मीनार पाकिस्तान में नहीं बल्कि मवेशी मंडी काना में जो है वो होगा। मज़ीद ये भी कि PTI को जलसे के लिए दोपहर जो है वो दोपहर का टाइम दिया है, 3 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम जो है वो दिया गया है। और सबसे अहम ये कि जलसे के NOC को वज़ीर आला KPK की माफ़ी के साथ मशरूत जो है वो कर दिया गया है। CM KPK की माफ़ी का ये मुतालबा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की जाने वाली तकरीर पर किया गया है। इन तमाम शराइत और हालात को सामने रखते हुए PTI का लाहौर का जलसा कैसे होगा इस पर भी बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं, हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और समीना पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। तमाम मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूं कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। दानियाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। ये बताइए कि आपकी दानियाल साहब हमारे साथ कुछ ही देर में जो है वो मौजूद होंगे, लेकिन मेहरबानो साहिबा की तरफ चलती हूँ। मेहरबानो साहिबा, अब जो SOPs आए हैं, जो SOPs क्या उनको ये कहा जाए, जो जिनके साथ मशरूत किया गया है, NOC को मशरूत किया गया है, उसमें ऑब्वियसली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है वो है ऑब्वियसली नंबर 3 जो ये दिया गया है, जिसमें है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा शुड टेंडर अ पब्लिक अपॉलॉजी। तो इसको तो फिर मेरा ख्याल है ना ही समझें कि ये नहीं होने जा रहा, क्योंकि आज रऊफ़ हसन साहब भी ये कह चुके हैं और लगता नहीं है कि आपकी पार्टी जो है वो इस पे अग्री करेगी। बट देन द पॉइंट रिमेन्स कि जलसा फिर कैसे होगा।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मारिया, एंड थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, मैं ये पढ़ रही हूँ जो कुछ काफ़ी सारे नुकात हैं कि जिसकी बिना पर एक एनओसी जारी किया गया है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उनको ये भी मद्देनज़र रखना होगा कि वो 3/4 अक्सरियत उनके पास मौजूद है जिस असम्बली के वो सीएम हैं। ना वो फॉर्म 47 पे सीएम बने हैं जाली, वो लोगों के असल वोट और एतमाद लेकर आए हैं। तो उनसे माफ़ी का एक मुतालबा करना मुझे तो समझ नहीं आता। मेरे ख्याल में इस वक्त माफ़ी अगर किसी को मांगनी चाहिए है तो वो उन सारी जमातों को मांगनी चाहिए जो इस वक्त अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के आइन को तोड़ मड़ोड़ कर हमेशा के लिए उसका चेहरा जो है वो बदनुमा करने तक को तैयार हैं। तो माफ़ी तो इस बात की होनी चाहिए आवाम से, और माफ़ी तो इस बात की होनी चाहिए है कि किस तरह आवाम की राय को उन्होंने ठुकराया और आवाम के वोट को उन्होंने मुस्तरद किया और आज वो जमहूरियत को रोंद रहे हैं। उस पर सबसे ज़्यादा माफ़ी बनती है। मगर जो कुछ और नुकात हैं इसके अंदर मैं पढ़ रही थी, ये लिखा हुआ है जत्था फ्रॉम आउट ऑफ सिटी। जी कौन से जत्थे आए थे इस्लामाबाद में, कौन सा जत्था गया था स्वाबी में? ये जो इसकी जो लैंग्वेज है एनओसी की, मुझे तो उस पर बहुत एतराज़ात हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की लैंग्वेज लिखी जानी चाहिए। आपको एक पीस एंड सिक्योरिटी, आपको यू वांट लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, उसकी आप शराइत ज़रूर रखें और उसकी एक लैंग्वेज होती है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये एक किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है उनके पास, क्योंकि अदालत की तरफ से उनको ऑर्डर आ गया कि उनको एनओसी जारी करनी थी तो उनको करनी पड़ी, और इसलिए इसके अंदर कुछ इस तरह की शराइत रखी गई हैं जो अब एक और है कि अबाउट कि कोई अफगान फ्लैग नहीं होगा। बिल्कुल, हम इस पे ना पॉइंट बाय पॉइंट जाके डिलिबरेट कर लेते हैं। बिल्कुल, बाकी में बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको जो है वो समझ नहीं आती कि ये किसको टारगेट कर रहे हैं और क्यों ये डाला गया है। एंड आई एग्री, कई जगह लैंग्वेज ऐसी है शायद डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नहीं लगता कि ये जारी हुआ है। मैं ज़रा जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है शफीक शरीफ साहब, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा उनको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, उनसे अपडेट ले लूँ कि लाहौर शहर इस वक्त कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर वीज़ा वी द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और जो कंटेनराइजेशन की बात हो रही है। शफीक साहब ये बताइएगा कि क्या इस वक्त आमदोरफ्त जो है वो फ्रीली हो रही है? कई कंटेनर्स की जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं कंटेनर्स, जैसे कि इस्लामाबाद में हुआ, गो के यहाँ पे इस वक्त वेन्यू जो है फिर से बदल दिया गया है। पहले जल्लोपाक की बात की जा रही थी, अब काना में मवेशी मंडी जो है वहाँ पर जा रहा है। सो क्या इस वक्त सूरत हाल है, शहर की क्या सूरत हाल अगर बताएंगे? अगर शहर की बात की जाए तो शहर के अंदर तो बिल्कुल भी ट्रैफिक जो है वो क्लियर है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गिरदनवा के एरियाज हैं, जैसे आउटस्कर्ट्स जिनको कहा जाता है, शादरा का इलाका हो गया या ठोकर का इलाका हो गया, वहाँ पर कहा जा रहा है सरिया के इलाके में कि वहाँ पर हुकूमत ने कंटेनर जो है वो पकड़ कर खड़े कर दिए हुए हैं जिनको किसी भी वक्त जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर काना मवेशी मंडी की बात की जाए तो इसकी तरफ आने वाले टेक्निकली सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तो आप जो है वो रिंग रोड इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल साथ पैरेलल चल रही है इस एरिया के, और एक रिंग रोड के बिल्कुल नीचे से एक रास्ता गुजर के आता है और उसके बाद दूसरा रास्ता जो है वो एक गांव के अंदर से गुजर के इसकी एक्सेस है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट जब भी चाहेगी इन 2 रास्तों को या तो बंद कर सकती है या इसकी एक्सेस जो है वो महदूद कर सकती है। ये हुकूमत की स्वाबदीदी है और हुकूमत इस सिलसिले में किसी भी टाइम कोई भी अरेंजमेंट कर सकती है। कंटेनर्स की बात करें तो जब हम इस तरफ आ रहे थे तो काना काछा जो रोड बेसिकली टेक्निकली जो मेन रोड इस तरफ आती है, वहाँ पर हमें कुछ कंटेनर्स दिखाई दिए, लेकिन वो एक साइड पे अभी खड़े किए हुए हैं, उनको किसी टाइम पे भी इस्तेमाल भी किया जा सकता है। शफीक ये इस वक्त फिर ये कहना शायद जायज़ होगा कि फ़िलहाल आमदोरफ्त जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले घंटों में सिचुएशन कितनी जल्दी से तब्दील होगी ये कहना काबिल वक्त है। नहीं जी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात है कि अभी तक तो सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, लेकिन किसी भी टाइम पे जो कोई भी काम करते हैं यहाँ पे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन आयद करते हैं, ये हुकूमत का स्वाबदीदी है और उनके पास कैपेसिटी भी है, उन्होंने इसके लिए तमाम इंतजाम बिल्कुल। और जो कंटेनर्स लाके खड़े किए हैं वो ऐसे ही तो नहीं किए। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दानियाल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊंगी और फिर समीना साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगी। दानियाल साहब ये बताइए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यू टेक ग्रेट प्राइड इन बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेसी का जो एक बहुत अहम जो सतून है
वो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं कि आप आराम से आप अपने विदाउट टेकिंग द लॉ इनटू योर हैंड्स, आपको इजाज़त होनी चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट की। अब मुझे बताइए, जिस किस्म की ये जो एनओसी मशरूत करके इन एसओपीज़ के साथ जारी की गई है, उससे चलें छोड़ दें सीएम केपीके वाला मामला, लेकिन जिस किस्म की इम्पेडिमेंट्स गवर्नमेंट खुद जो है वो क्रिएट कर रही है, तो एक तरह से तो आप खुद ही मजबूर कर रहे हैं कि एक तो जो आपके ये एसओपीज़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो, दूसरी बात ये कि ये डिलिबरेट अटेम्प्ट लगता है कि किसी तरह जो है वो पीटीआई को फेल जो है वो किया जाए और ये जलसा ना हो पाए। मतलब लैंग्वेज भी, आई एम सॉरी, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस की इस तरह की लैंग्वेज नहीं होती, वो लगता है कि वो भी सियासत में मुलव्वस हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर साहब, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर थोड़ा सा आप मुझे बता दें किसको कहते हैं, क्योंकि मुझे लास्ट पीसफुल प्रोटेस्ट जो याद है उसमें शोधाओं के मुजस्मे जलाए गए, उसमें जहाज़ों को आग लगाया गया। उससे जो पहले मुझे याद है वो पार्लियामान में कपड़े लटकाए गए, सुप्रीम कोर्ट में कपड़े लटकाए गए, पीटीवी में हमला किया गया। उससे थोड़ा बाद जो पीसफुल प्रोटेस्ट याद है उसमें लोगों की गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स तोड़ी गई और डंडे चलाए गए। और उससे अगर थोड़ा सा और बाहर चले जाएं तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमले किए गए। तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट की आप डेफिनेशन दे रही हैं, मुझे शायद थोड़ी इनके हवाले से इतनी कोई याद नहीं आ रही, लेकिन अगर हम बहुत कुछ हफ्ते पहले रीसेंट जो हुआ है उसमें तो कुछ नहीं है ना। अगर बहुत रीसेंट हम बात करें तो उसमें आपने एक एसएसपी को ज़ख्मी किया, आपने पथराव किया, आपने गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स तोड़ी जिनके ऊपर एक्शन लिया गया। आपके इवन दो देयर वाज अ पीसफुल एंड जो नया एक्ट था जो 2024, उसके बावजूद जो आपको बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई करता था प्रोसीजर, तरीक़ाकार, टाइम, उसको किस तरह कंडक्ट करना है, उसके बावजूद उसको वायलेट किया गया और वायलेट करने के बाद उसको दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि अगर आप इतनी इम्पेडिमेंट्स जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद टाइम फ्रेम भी जो है वो है कि जी 7 बजे, आई एम नॉट कंडोनिंग व्हाट हैपेंड टू द एसएसपी, आई एम नॉट कंडोनिंग दैट एट ऑल, बट अगर आपने टाइम फ्रेम जो है वो आपने सेट किया हुआ है कि 7 बजे से पहले पहले आपने पहुंचना है, तो वो पहुंचना चाह रहे थे लेकिन इतनी रुकावटें थी कि वो पहुंच नहीं पा रहे थे, कंटेनराइज था सब कुछ। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, अगर इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करेंगे तो फिर तो यू सेटिंग देम अप फॉर फेलियर डिलिबरेटली। जी डॉक्टर साहब की तकरीर थी वो सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ भी नहीं था। यहाँ इन्होंने 3 लाख लोगों की या 4 लाख लोगों की कमिटमेंट की थी, जो केपीके में किलोमीटर से किलोमीटर गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, वो 100 मीटर भी नहीं थी। इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी यहाँ आकर के लाखों लोग आए, जहाँ से आना है वो आ जाए, वो खुद ही दूध का दूध पानी का पानी होता है, एक्सपोज हो जाते हैं। तमाम चीज़ों के बावजूद आप इनके मुंह पे फिर ये चीज़ें मार सकते थे ना कि नफरत, इनकी डॉक्टर साहब इनकी तकरीर में नफरत, गुस्सा और इनकी नाकामी नजर आई। तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ जो है रिपीट हो लाहौर की जलसे में। राइट, मैं ज़रा मेहरबान आपकी तरफ आती हूँ, मैं ज़रा समीना साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। समीना साहिबा, आई एम श्योर आपने भी ये ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से जो एसओपीज़ जारी हुए हैं वो आपने देखे होंगे। जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि इट्स एज इफ द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप द पार्टिसिपेंट्स, द पार्टी फॉर फेलियर, के इतनी जो है वो जेर ज़बर की भी जो है वो उसमें गुंजाइश नहीं है जैसे माजी वाला भी था। और साथ नंबर 3 जो है उस पर भी मैं ज़रा डिबेट करना चाहूँगी, डिलिबरेट करना चाहूँगी कि सीएम केपीके शुड टेंडर अ पब्लिक अपॉलजी। नाउ वी नो दैट्स नॉट हैपनिंग, दैट मीन्स कि ये जलसा जो है ये भी एक जो है ये पीसफुल नहीं बल्कि टकराव की कैफियत और जो खलीज एक है दोनों जमातों में और अपोजिशन और हुकूमत में वो बढ़ने जा रही है, पोलराइजेशन और बढ़ेगी। जी शुक्रिया आपका मारिया, आपने शो पे इनवाइट किया। बिल्कुल आपने राइटली इंडिकेट किया है कि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि तसादुम है, और तसादुम ये हुकूमत ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद से चाह रही है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि अदलिया के हवाले से भी इसी तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें लग रहा है कि बज़ाहिर ये अदलिया के साथ तसादुम करें, तो दूसरी तरफ अपोजिशन और पीटीआई के साथ स्पेशली जो उनका एक ट्रीटमेंट है उससे भी यही जाहिर होता है। इस जलसे की जो एसओपीज़ की आप बात कर रही हैं, इसको मैं पढ़ूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस जलसे में इस लिहाज से तो सिर्फ फरिश्ते ही पहुंच सकते हैं, फरिश्ते ही शरीक हो सकते हैं और फरिश्ते ही तकरीर कर सकते हैं, वरना इन एसओपीज़ के साथ मैच करना तो इंसानों के लिए तो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा। 3 घंटे सिर्फ आप जलसे के लिए दे रहे हैं और हजारों लोग जहां पर आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि यूं 6 बजे और एकदम आप चुटकी बजाएं और हजारों लोग एकदम से गायब हो जाएं।
تو اتنے لوگوں کو آپ جب ان کا نکالنا ہوتا ہے ایک جگہ سے تو ظاہری سی بات ہے اس میں آٹومیٹکلی ٹائم لگتا ہے. اس کے تمام ایس او پیز اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ بعد میں ان کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کو پھر سے ٹائٹ کیا جائے, پھر سے اسکرو کیا جا سکے اور مختلف مقدمات بنائے جا سکیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گی یہ چیزیں کہ جی یہ 10 منٹ جلسے کا ٹائم اوپر کیوں چلا گیا, اور وہ فلاں شخص نے زیادہ تقریر میں اونچی آواز میں بات کیوں کر لی, اور وہ لوگ یعنی اتنے سارے لوگ تو انہوں نے وہ کہہ دیا کہ یہ آئیں ہی نہ جلسے کے اندر, شامل ہی نہ ہوں, جو کہ ایکیوز ہیں 9 مئی کے. اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ, اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے خود مینشن کیا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی اپالوجی کریں پبلکلی, تو یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں جو خود جان بوجھ کر رکھی گئی ہیں, جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آگے ان کی بنیاد کے اوپر ہی پرابلم زیادہ کریٹ کیا جا سکے پی ٹی آئی کے لیے, زیادہ ان کے اوپر اگینسٹ یہ نئے کیسز بنائیں گے, اور یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ اتنا لیٹ این او سی جاری کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مومنٹم توڑے, لوگ کنفیوزڈ رہیں کہ پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہونا, کدھر ہونا ہے, پہلے مینار پاکستان کو تالے, پھر جلو, پھر یہاں. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے اتنی شارٹ ٹائم پہ ارینجمنٹ کیسے ہوگا, اسٹیج کیسے بنے گا, لائٹ کا ایشو ہوتا ہے, واش رومز بنانے ہوتے ہیں, کرسیاں ارینجمنٹ, ساؤنڈ سسٹم, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایک رات اس کے لیے بڑی ناکافی ہوتی ہے. لیکن یہ سب جان بوجھ کے اس کو اس 11th آور تک کھینچا گیا ہے تاکہ ان کے لیے یہ پرابلم کریٹ ہو. اور کل بھی اگرچہ یہ لوگ کہیں گے کہ جی ہم نے تو فری ہینڈ دیا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, لیکن یہ ہمیں ابھی سے ارینجمنٹ نظر آ رہے ہیں کہ یہ رکاوٹیں ڈالیں گے. اور زیادہ جو فوکس رہے گا آئی وڈ سے کہ جو اٹک پل ہے وہاں پر رہے گا, کہ وہاں سے جب کے پی کا قافلہ انٹر ہوگا پنجاب میں تو وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی. میرا خیال ہے اس پہ زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہوگی. اللہ کرے کہ خیریت سے یہ دن نکل جائے, لیکن حکومت کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے.